गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं कि हम उसका एक डिस्कशन क्लास शुरू किया है हमने, और जिसपे हम क्या करेंगे, क्रैश कोर्स कर रहे हैं। और उसके ऊपर उसके बेसिस पे आपको ग्रुप्स में बहुत सारे एमसीक्यू भी सर आपको ग्रुप में शेयर करेंगे। तो हमने वो शुरू किया है। सो आपको पता है कि हमने फर्स्ट क्लास कंप्लीट किया है मॉडर्न हिस्ट्री का। अब हम चल रहे हैं अपने सेकंड क्लास की तरफ। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट लाइक how the Portuguese, how the Dutch, how the Danes, how the British came to India, and how they have settled in our country. Now in this class, we'll move ahead and how we able to understand कि कैसे मुगल जो है वो कमजोर पड़ गए, कैसे मुगल्स का डिक्लाइन हुआ, और कैसे क्या हुआ, कैसे ब्रिटिशर्स धीरे धीरे वो कंसोलिडेट कर पाए अपनी पावर को। ओके, सो गिव मी अ सेकंड, लाइक I'll be connecting to, like I'll be sharing my screen to you people. एंड जस्ट प्लीज डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन कि आप लोग का एग्जाम कैसा, प्रिपरेशन कैसे चल रही है एग्जाम की। आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो कैसे, एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है सॉल्व करने में, कुछ पढ़ने में। सो प्लीज डू कमेंट, आपको कोई प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप लोग जब भी पढ़ रहे हो, पढ़ते समय हमेशा भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप उस पर क्या करना है, आपको कोई भी चीज मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। और हमेशा आपके पास एक चीज हो, कुछ चीज हो ना हो, बट पीवाईक्यू आपके पास हमेशा हो। तो यूपीएससी का, इवन स्टेट सिविल सर्विसेज आल्सो, लाइक आई एम सेइंग एवरीबॉडी इज गोइंग टू अप्लाई फॉर ओपीएससी ओनली, बट आपको क्या करना है, आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। द ओनली रीजन बिकॉज इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपको दिखेगा कि यूपीएससी के क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपको रिपीट होता मिलेगा, ठीक है। तो जस्ट गिव me a second. So now screen would be visible to you people. I hope. Okay, ठीक है। बाकी आप लोग का एग्जाम की प्रिपरेशन में आप कमी ना कीजिए, बिल्कुल ठीक है। आप पढ़ते रहिए। इवन वी हैव स्टार्टेड सो मेनी इनिशिएटिव एट आवर प्लेटफॉर्म आल्सो, इवन एमसीक्यू प्रोग्राम्स एंड लाइक फॉर एपीएससी ओपीएससी स्पेशल्स। सर आपको, स्मृति सर आपको करा रहे हैं। सो वो सब चीज का बेनिफिट लीजिए, आप मिस मत कीजिए, ठीक है। सो आई होप लाइक आई थिंक नाउ स्क्रीन इज विजिबल टू यू पीपल। ओके, सो गिव मी जस्ट सेकंड, लाइक ओके, ठीक है। शुरू करते हैं हम। सो वी विल, आज हम डिस्कस क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया ऑन द ईव ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, मतलब इंडिया आ गया है कहाँ, किस तरफ बढ़ चुका है, ब्रिटिश को कॉन्क्वेस्ट करने की तरफ बढ़ चुका है। इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट मतलब अब जो हो गया, इंडिया जो है इसको अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, कॉन्कर्ड करने की कोशिश पे पूरी कगार पे आ चुके हैं। तो कैसे अब ब्रिटिशर कॉन्कर्ड करेंगे इंडिया को, हम वो जिक्र करेंगे, ठीक है। सो दिस इज क्लास 2 ऑफ योर लाइक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। हम क्लास सेकंड हम शुरू करेंगे, जिसमें हम जिसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे वो ब्रिटिशर्स नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग द कंट्री, लाइक इंडिया का सिनेरियो देखेंगे, और कैसे वो मुगल को लाइक हराएंगे, कैसे compete करेंगे। अगर आप देखोगे तो अब क्या हो रहा है ना, मुगल धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, मुगल जो है धीरे धीरे वो डिक्लाइन होगा। क्यों डिक्लाइन होगा, ठीक है, जस्ट सेकंड। सो नाउ विल अंडरस्टैंड कि मुगल जो है ना वो धीरे धीरे क्या होंगे, डिक्लाइन होंगे। मुगल क्या होंगे, डिक्लाइन होंगे। मुगल क्या होंगे, डिक्लाइन होंगे, ठीक है। मुगल आपको डिक्लाइन करते हुए मिलेंगे। सी, अगर आप देखोगे इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, मतलब क्या हो रहा है कि जो इंडिया है अब ब्रिटिश के कॉन्क्वेस्ट के तरफ बढ़ चुकी है, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स जो फोकस कर रहे हैं कि अब इंडिया को वो कॉन्कर्ड करके ही रहेंगे। सो अब आप एक चीज देखोगे कि कैसे ब्रिटिशर्स को एहसास हुआ। जैसे हमने देखा कि लास्ट क्लास में कि पहले पोर्टुगीज आया, टेल मी इन कमेंट सेक्शन कौन सबसे पहले आया, पोर्टुगीज आया ना, यस। कौन आया था, वास्को ड गामा, कलिकट में आते जामोरिन, किंग जामोरिन उनको रिसीव किए थे। तो जब सबसे पहले पोर्टुगीज आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेन्स आए, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रांस आए, बहुत सारे लोग कंट्रीज के लोग आते गए, ये सेटल होते गए, सेटल होते गए। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने डच से भी बहुत सारा
लड़ाई लड़ी थी, लाइक ट्रीटी ऑफ बिदारा भी आपको पता है, डच से लड़ा था उन्होंने। फिर उन्होंने किससे लड़ा था, उन्होंने फ्रांस से भी लड़ाई करी थी, दैट इज फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, सेकंड कार्नाटिक वॉर एंड थर्ड कार्नाटिक वॉर, जिसमें हमने देखा था बैटल ऑफ वांडी वॉर, द थर्ड कार्नाटिक वॉर। अब इसके बाद ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि वो यहाँ पावरफुल है। तो लाइक नाउ ब्रिटिशर्स आर नोइंग दे आर द मोस्ट पावरफुल, वो सबसे पावरफुल यहाँ के हैं। अगर वो यहाँ के पावरफुल है, तो अब वो कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या होना है, उनको सेटल होना है। क्या होना है? सेटल होना है। क्या होना है उनको? सेटल होना है। क्या होना है? सेटल होना है। तो अगर उनको यहाँ सेटल होना है, इफ दे वांटेड टू गेट सेटल इन आवर कंट्री, नाउ व्हाट व्हाट दे वांटेड टू डू, क्या करेंगे वो करेंगे मुगल से लड़ाई। क्योंकि अब यहाँ पे जो इसके, और इंडिया देखिए, सबसे पहले हमने ये तो देखा कि ब्रिटिशर जब आए तो वो फ्रांस से, वो पोर्टुगीज से, वो अपने लोगों से लड़ेंगे। लेकिन जो इंडिया में ऑलरेडी है उनसे भी लड़ना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, उनसे भी लड़ना पड़ेगा कि नहीं? सो ब्रिटिशर्स मुगल से लड़ना शुरू किए। सो मुगल से एक्चुअली डायरेक्टली लड़ना तो नहीं शुरू किया, अगर आपको पता रहेगा बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, जो कि अभी आगे की बात है। बट अभी हम देखेंगे कि कैसे मौका मिला, लाइक हाउ वाज द व्हाट वाज द चांसेस ऑफ ब्रिटिशर्स टू गेट सेटल इन कंट्री। तो मुगल जो है वो डिक्लाइन हुआ। पहले अगर कोई व्यक्ति आपके घर में घुस रहा है, तो या तो परमिशन आपने दिया है, आप कमजोर पड़ रहे हो, यस। अगर आप कमजोर पड़ रहे हो तो क्यों पड़ रहे हो? या तो पहले आपको बाहर से लोग अगर आपके घर में घुस रहे हैं, तो आप क्या हो, कमजोर पड़ रहे हो। तो क्यों कमजोर पड़ रहे हो? तो दैट इज लाइक मुगल डिक्लाइन हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? तो ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो रीजन फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ मुगल, और उस समय मुगल्स ने कैसे, मतलब क्या उनका मुगल का सिनेरियो था, कौन से वहां पे किंग्स थे जो मुगल के बहुत कमजोर पड़ गए। तो वीक सक्सेसर ऑफ द मुगल्स, मुगल रूलर्स ड्यूरिंग द फेज ऑफ लाइक आफ्टर 1700 के आसपास, क्योंकि औरंगजेब जब तक थे, आप एक चीज देखोगे, जब तक औरंगजेब थे, 1707 तक उनकी डेथ हुई है औरंगजेब की, तब तक कोई उतना ज्यादा कॉन्कर्ड नहीं हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ। अगर मैं आपको बेसिकली कहूँ तो 1707 से लेके 1765, सिर्फ 60 साल में ही तो दीवानी राइट मिल गया इनको। ठीक है। अगर आपको पता रहेगा तो दीवानी राइट जो है, ठीक है, दीवानी राइट है वो 1765 में दिया है ना। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो हम दीवानी राइट, तो मतलब इतने ही साल में ब्रिटिशर्स इतना क्या बोलते हैं, दिस मुगल इतने कमजोर पड़ गए कि इतने ही साल में, लगभग 60 ईयर्स में ही उनको लाइक ब्रिटिशर्स उन पे अब दीवानी राइट लगा दिए। ठीक है। सो आप ये देखेंगे। चलिए, लाइक विल मूव फर्दर। आई होप स्क्रीन दिख रहा होगा आपको। ठीक है। सो विल सी कि व्हाट द डिक्लाइन ऑफ द मुगल रूलर, क्या मुगल रूलर क्यों डिक्लाइन हो रहे थे? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर देखोगे तो मुगल रूलर ग्रेव अ वीक ड्यूरिंग 1700, मतलब वो 1700, जब तक औरंगजेब की डेथ नहीं, औरंगजेब की डेथ कब हुई है? 1707। कब हुई औरंगजेब की डेथ? 1707। सो औरंगजेब की डेथ एज किंग स्पेंड टू मच ऑन वॉर एंड पैलेसेस, उस टाइम पे धीरे धीरे वीक होना शुरू हो गया। इन एडिशन द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ हिंदू इन इंडिया बिगन अ रिवोल्ट अगेंस्ट द मुस्लिम रूलर। तो आप ये भी चीज हमेशा देखोगे कि अगर मुस्लिम रूलर है, तो हिंदू पॉपुलेशन उनके खिलाफ ही चलेंगे, यस। तो लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम, लाइक लार्ज सेक्शन ऑफ हिंदू पॉपुलेशन, वो क्या हो रहे हैं, वो धीरे धीरे मुस्लिम इन्वेजन के खिलाफ चल रहे हैं रूलर से। एंड ग्रेट ब्रिटेन टुक द एडवांटेज ऑफ दिस वीकनेस एंड कॉन्कर द इंडिया एंड रिमूव द लास्ट रूलर एम्परर बाय द 1858। आपको पता है 1858 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है 1858? कि यहीं पे क्या होता है, यहाँ पे वाइसरॉय आते हैं। मतलब यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा के क्या बना जाता है? वाइसरॉय। और नाउ वी आर फॉर्मली बिकम द पार्ट ऑफ, वी आर कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। अब 1858 में जो आखिरी हमारे मुगल रूलर रहते हैं, बहादुर शाह, उनको हटा के हम क्या बनते हैं? हमको ब्रिटिश के अंडर मतलब कॉलोनाइज किया जाता है। और हमारे गवर्नर जनरल को क्या किया जाता है, कन्वर्ट किस में किया जाता है? वाइसरॉय। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे, और उन्हीं को वाइसरॉय की पोस्ट दे दी गई है। तो कैन एनीबडी जस्ट कमेंट इन कमेंट सेक्शन की वाइस लाइक वाइसरॉय अगर 1858 में आया, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट कब आया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक। मैंने आंसर भी वैसे बता दिया आपको। तो विलियम बेंटिक जो है, ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या है वो? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये हुआ है 18
कब हुआ? 8033, 8033। और दिस इज यूपीएससी क्वेश्चन, मैं आपको ऐसे नहीं बोला, यूपीएससी 2023 में पूछा हुआ है। तो दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट अगेन। सो टेल मी लाइक व्हाट वाज द सम रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल? क्योंकि मुगल देखिए थोड़ा थोड़ा वो ज्यादा पैसा खर्च कर रहे थे मनी और पैलेसेस और वॉर वगैरह में, अननेसेसरी वॉर। आपको बता दो यहाँ पे अभी बैटल ऑफ पानीपत का भी जिक्र होगा, कि क्योंकि मुगल ने इसी समय बैटल ऑफ पानीपत भी, मतलब जो पानीपत का थर्ड, हम बोलेंगे 7081 के आस 7061 आई थिंक, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एम एस अब्दाली से लड़ा है, वो भी यहीं पे हुआ है। तो मुगल अब अननेसेसरी वॉर पैलेसेस में इंडल्ज हो गए, मुस्लिम के लोग जो वहाँ के मुस्लिम को चाहते नहीं थे हिंदू लोग, इसी का एडवांटेज मिला किसको? ब्रिटिश को। और दे गॉट एडवांटेज और उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे हम। ठीक है, सो विल सी लाइक, देखते हैं। इन 1764 द इंडिया वाज राइप फॉर द पिकिंग। लाइक 1764 के टाइम पे अभी हमने तो इंडिया जो है वो राइप था, अभी पक चुका है पिकिंग के लिए। द मुगल एम्परर विच हैड रूल्ड मच ऑफ द रीजन फॉर द पास्ट 2 सेंचुरीज, लगभग 1764 के आसपास। सी हम एक्चुअली ये लाइक वी आर अहेड ऑफ द कंटेक्स्ट। अभी हमको लाइक वी आर डिस्कसिंग 1764, जब वो दीवानी राइट्स आया तो कब आया? तो एक्चुअली हम ये देख रहे थे कि मुगल जो है वो वीक क्यों पड़े, मुगल जो है वो वीक क्यों पड़े। तो हम देखेंगे मुगल वीक क्यों पड़ रहे हैं, मतलब कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। और हम देखेंगे कौन से रूलर है। और 1764 जो दीवानी राइट्स हुआ है, तो उस समय अगर हम अभी का कंटेक्स्ट देखें 1764 में कैसे उनको मौका मिल रहा है, कैसे। क्यों उस समय जो द मुगल रूलर, मुगल एम्पायर विच हैड रूल मच ऑफ द रीजन ऑफ द पास्ट 2 सेंचुरी, 2 सेंचुरी से 200 ईयर से तो वही है, बट उन्होंने मेजरली पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर को वो कॉन्कर कर चुके थे लगभग। लाइक इंडियन पार्ट को ब्रिटिशर्स ने कॉन्कर कर चुका थे। The various smaller states are in its place very relatively weak, both military and economically. Recent advancement in the artillery and infantry technique had given a European a significant edge on the battlefield, and had been demonstrated only fewer when the French dealt with the number of crushing defeat to the Nawab of Carnatic. मतलब कि वही है कि इवन दी आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री टेक्निक धीरे धीरे अब यूज होना शुरू हुई है। तो आर्टिलरी और इन्फेंट्री टेक्निक जो है, वेपन्स की मतलब टेक्निक जो है, वो धीरे धीरे यूज अब शुरू हो गई। ठीक है। The British East India Company observed all this with a curious eyes, and after evicting the French from the region, had a mind to make more active role in the subcontinent। आप देख रहे हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फोकस तो हमेशा ही था, उनको पता ही था कि यस, कि अभी हमारा चांसेस है। जैसे वो नजर रख रहे थे कि सब कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उन्होंने देखा कि फ्रेंच को उन्होंने हटाया, जैसे ही फ्रेंच को एविक्ट किया, अब उन्होंने पूरा फोकस सब कॉन्टिनेंट में लिया। The spark of the outrage conquest came from India when the Jagat Seth Banker of Bengal, being fed up by the cruelty of Nawab, invited the British invasion। Actually जो जगत सेठ थे, इन्होंने बहुत क्या किया था इन्होंने, क्या बोलते हैं, ही when the Jagat Singh being fed up by the cruelty of Nawab, नवाब की वहां की क्रुएलिटी से परेशान हो गए थे, उन्होंने ब्रिटिश को बोला कि आप इन्वेस्ट करना शुरू किए। ठीक है, their reason not unfounded, being that the British were the least worst option for providing a stable business for the friendly environment। एक्चुअली जगत सेठ थे वो, उनको बिजनेस में बैंकर थे और उनको एक्चुअली बिजनेस करना रहता था। तो नवाब उन्होंने थोड़ा उनको, नवाब जो वहाँ के बंगाल के थे वो उनको थोड़ा परेशान करने लगे। इसकी वजह से उन्होंने क्या बोला कि चलो एक काम करते हैं ब्रिटिशर साहब, आप लोग आ जाइए उनको इन्वाइट करने। और ये उन्होंने सोचा कि फ्रेंडली बिजनेस, स्टेबल बिजनेस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स को इन्वाइट करने के लिए बुलाते हैं। तो उन्होंने ये सोचा। In response to the British incursion, a triple alliance described the last gasps of the Mughal, which include Nawab of Bengal, Nawab of Awadh. Mughal remnants under the Shah Alam. The conflict that followed a close-run affair, but the British ultimately emerged victorious and annexed the Bengal region। एक्चुअली ये कंटेक्स्ट में अगर कहूँ तो सिंपल सी बात है कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने ट्रिपल अलायंस को हराया था। ट्रिपल अलायंस में कौन से थे? नवाब ऑफ बंगाल जो थे, नवाब ऑफ अवध थे, मुगल थे। तो आप अगर देखोगे मोटा मोटा, इधर बंगाल का जो नवाब है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो जो बंगाल को नवाब है, अवध के नवाब है, और जो कि मुगल के दिल्ली से
ये पूरे तीनों के तीनों नवाब ट्रिपल अलायंस बना के किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, किसके खिलाफ लड़ रहे हैं बताइए? ब्रिटिशर्स के। किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? ब्रिटिशर्स। फिर भी ये ब्रिटिशर्स इनको हरा के क्या बन जाते हैं? विक्टोरियस, लाइक दे ब्रिटिशर्स इमर्जेस अल्टीमेटली इमर्ज विक्टोरियस एंड एनेक्स द बंगाल रीजन। तो विक्टोरियस वो निकल के आते हैं, जीत कर आते हैं, और वो क्या क्या करते हैं? दे वो जीतते और एनेक्स करते हैं बंगाल रीजन को। ठीक है, क्या करते हैं? बंगाल रीजन को एनेक्स करते हैं। सो हमने लाइक मोटा मोटा हम ये पढ़ रहे हैं कि ये डिस्कशन हमारा चल रहा, हमारा डिस्कशन ये चल रहा था कि हमने ये देखा कि कैसे डिक्लाइन होगा मुगल एम्पायर, कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कैसे ग्राउंड तैयार हो गया है कि अब आने वाले लोगों के लिए, लाइक ब्रिटिशर को स्टेबल होने के लिए। और जो 1764 बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बक्सर है, वो हमने उसका जिक्र किया। ठीक है, आइए देखते हैं। नाउ विल डिस्कस कि हाउ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल स्टार्टेड। अगर मैं डिक्लाइन की बात कर रहा हूँ, तो कैसे मुगल का जो डिक्लाइन है वो शुरू हुआ। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ द मुगल स्टार्टेड। आइए देखते हैं। सी द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, जो फर्स्ट हाफ थी 18th सेंचुरी में, सॉ डिक्लाइन ऑफ द मुगल। मुगल का वही डिक्लाइन हुआ 18th सेंचुरी की। अगर फर्स्ट हाफ बात करूं, तो बेसिकली अगर मैं 18th सेंचुरी बोल रहा हूं, तो वो कब होगा? 1700 से लेके 1800। यही होगा कि नहीं? जैसे अभी 21st सेंचुरी चल रही है, तो 2000 से लेके कहाँ तक चलेगा? 2000 मतलब 2099, 2100 जिसको हम बोलेंगे, वहां तक चलेगा। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में डिक्लाइन आपको शुरू हो गया। और मेजर मेजर दिक्कत है औरंगजेब की मिसगाइडेड पॉलिसी। औरंगजेब साहब खुद 1707 में चले गए। ठीक है, औरंगजेब साहब खुद 1707 में चले गए। देन और मोहम्मद शाह रूल फॉर 29 ईयर। मोहम्मद शाह रंगीला इनको बोलते थे, और ये 29 ईयर तक रूल किए। ही विटनेस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद, बंगाल एंड अवध एंड पंजाब ड्यूरिंग दिस रेन। मतलब ये ऐसे राजा हैं मुगल के जो खुद इंडिपेंडेंट स्टेट दे रहे हैं। मतलब ऐसे राजा हैं कि यहाँ पे कोई एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, कोई एक स्टेट यहाँ पे, लाइक अवध है, हैदराबाद हो गया, पंजाब हो गया, कि कुछ स्टेट है। और ये बोलते हैं कि किसको? जो मोहम्मद शाह को, जो कि राजा थे, जो कि मुगल के लेगेसी को आगे कंटिन्यू करके गए, उनको कहते हैं कि सर एक काम करिए, आप हमको ना इंडिपेंडेंट बना दीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे, जरूरत पड़ेगी, और हम खुद भी इंडिपेंडेंट अपना मैनेज करेंगे। सो आप सोच रहे हो कि कोई एक राजा अपनी किंगडम को इंडिपेंडेंटली प्रोविंसेस में कन्वर्ट कर रहा है, तो कितना ही महान होगा। ठीक है, मतलब वो तो डिसेंट्रलाइज कर रहा है। तो ये तो गलत, मतलब अगर आप अगर आपको लॉन्ग टर्म राजा बने रहना, तो आपको सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, डिसेंट्रलाइज की नहीं। वरना लोग तो डिमांड करते ही रहेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट था, लाइक डिक्लाइन कैसे शुरू हुआ। आइए देखते हैं, जब कुछ चैलेंजेस लाइक सॉरी, लाइक विल सी सम चैलेंजेस ऑफ द मुगल। जब उस समय मुगल आए तो उनके कुछ चैलेंजेस होंगे ना, देखते हैं क्या। तो द मेन चैलेंजेस फॉर मुगल क्या उस समय। सो अगर आप देखोगे तो उस समय जब मुगल जो है, मुगल को जो चैलेंजेस होगा क्या होगा? एक चैलेंजेस होगा सबसे पहले, वो उनको होगा बाहरी चैलेंजेस। जो एक्सटर्नल चैलेंजेस का हम जिक्र करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल चैलेंजेस मतलब जो बाहर के लोग उन पे अटैक करें, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। और एक होगा इंटरनल चैलेंजेस मतलब जो ब्रिटिशर्स आ चुके हैं, जो उनको मुगल के पीछे पड़े हैं, परेशान कर रहे हैं। तो देयर वर मेनी एक्सटर्नल challenges which were faced by the Mughal because of the lack of internal coordination and stability। तो क्या हो रहा है कि इंटरनल कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इसके पहले क्या हुआ था, 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई है, तो क्या हुआ, अचानक से पावर शिफ्ट हुआ। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, अकबर अकबर टू आते हैं, फिर मोहम्मद शाह रंगीला आते हैं, बहुत सारे लोग आते रहते हैं, जहांगीर शाह आते हैं। तो ये सब लोग ना बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, फारूक से आ रहेंगे, तो ये बहुत सब शॉर्ट पीरियड के टाइम में आते हैं। तो ये कुछ समय के लिए, और इंटरनल कोऑर्डिनेशन भी चल रहा है। अब यहाँ पे कोई एक औरंगजेब ने कभी ये नहीं बनाया कि मेरे बाद कौन रहेगा, एकदम फिक्स करके जाएगा। और उस समय सब गद्दी के लिए लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरनल ही दिक्कत चल रही है उनकी। ठीक है, अगर इंटरनल कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन की दिक्कत भी चल रही है। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द इन्वेजन इन इंडिया वेर नॉर्थ वेस्ट से लोग आना शुरू कर दिए, एंड दे केयर नॉट टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर, बिकॉज
which with they deal with the heavy loss and ultimately decline। अरे उन्होंने उन्होंने क्या देखा कि बॉर्डर को, वो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर को, जो अगर मैं नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर की बात करूं, जैसे मेहरगढ़ वगैरह अगर आपको पता होगा, मेहरगढ़ है, मुर्ज़ाहम है जो कि कश्मीर में, ये कुछ आपको साइट्स है लाइक एंशियंट हिस्ट्री की, लाइक आई थिंक मेहरगढ़, ये सब आपको होंगे पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एजेस के कुछ साइट्स है मेहरगढ़ तो ये सब जो है वो आता है आपका नॉर्थ वेस्ट के आसपास। तो वहां पे क्या हुआ, ये मतलब एक तो ये कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे में, और इन्होंने उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तो नाउ दो लोग वहां से आना शुरू किए, एक होगा नादिर शाह आएगा और एक होगा अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली वही एक जो क्या करेगा, थर्ड बैटल ऑफ, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। आइए देखते हैं नादिर शाह के बारे में। आइए देखते हैं नादिर शाह के बारे में। ठीक है, जस्ट सेकंड। ओके, सी, हु वाज नादिर शाह, ये कौन है? ही केम फ्रॉम पर्शिया। कहाँ से आए? पर्शिया से आए। ही अटैक बिटवीन 1738 टू 1739, मतलब वो एक साल अटैक किए। जब वो आए तो लाहौर को कॉन्कर कर दिए। ठीक है, वो आए तो लाहौर को कॉन्कर किया उन्होंने। ही डिफीटेड द मुगल आर्मी एट करनाल। करनाल कहाँ है बताइए? ये तो कहाँ है? हरियाणा में ना। ठीक है, एंड कैप्चर मोहम्मद शाह एंड लूटेड डिवास्टेड दिल्ली, कलेक्टेड पीकॉक थ्रोन, कोहिनूर डायमंड एंड 70 करोड़ फ्रॉम द ऑफिशियल ट्रेजरी। 70 करोड़ वो भाई साहब उस समय लेके जा रहे हैं। और आपको पता है कोहिनूर का डायमंड की कहानी भी यही है कि नादिर शाह ही लेके गया था कोहिनूर डायमंड। और आपको पता है पीकॉक थ्रोन से कहानी आती है, ये जो मोहम्मद शाह था ना, मोहम्मद शाह रंगीला था उसका नाम, उसको प्यार से लोग रंगीला बोलते थे। तो 1719 से मोहम्मद शाह रंगीला जो है, 1719 से 1748 के आसपास वो रहे हैं। और इस टाइम पे उनको एक चीज देखी गई कि उनको क्या पसंद थी, उनको पिकॉक लोगों की लड़ाई पसंद थी। तो ऐसे खाली बैठे रहते थे ना, तो कभी कभी पिकॉक की लड़ाई देखना चाहते थे। तो इसलिए उनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम है उनका? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। तो सो वी हैव डिस्कस अबाउट नादिर शाह। नादिर शाह कौन थे? ही केम फ्रॉम पर्शिया। वो 1738 से 1739 पे इंडिया मतलब अटैक किए हैं मुगल्स के टाइम पे। और उन्होंने लाहौर को बल्कि कॉन्कर भी कर लिया। वो करनाल में उन्होंने डिफीट किया मुगल आर्मी को। उन्होंने मोहम्मद शाह को कैप्चर किया, दिल्ली से पैसा वैसा 70 करोड़ रुपए लेके गया, दिल्ली को भी लूटा बीटा बर्बाद किया। और वो लोग आगे बढ़े। अब आएंगे अहमद शाह अब्दाली। आएंगे अहमद शाह। ठीक है, सी इसके बाद बेसिकली आते हैं अहमद शाह अब्दाली। कौन आते हैं? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली वही आदमी है जो कि 1761 में आते ही मान क्या करता, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है। और पता है, पहला और दूसरा बैटल ऑफ पानीपत की सबसे अच्छी बात है कि वो पहला और दूसरा बैटल पानीपत जो मुगल ने लड़ा। ठीक है, एक हेमू से लड़ा था और एक बाबर ने लड़ा था, जो कि लोधी से लड़ा था। ठीक है, इब्राहिम लोधी। बट जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वो मराठा से होता है। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली किससे लड़ता है? मराठा से। ठीक है, तो ये भी एक फॉरेन इन्वेडर उस समय आना शुरू किया। हालांकि इनका मुगल से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट इनके भी आने की वजह से काफी इम्पैक्ट हुआ है। और आपको पता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, तो ये आपको याद रखना है। सो विल सी लाइक, लाइक हु वाज द वीक रूलर, जो कुछ उस समय वीक रूलर हुआ करते थे। ठीक है,
पहले तो ये वीक जो है ये वीक नहीं होता है, ये वीक होता है। ठीक है, अपनी टीम को अपडेट करना पड़ेगा मुझे। सो वीक रूलर ऑफ आफ्टर द औरंगजेब। तो औरंगजेब के बाद बहुत सारे वीक रूलर आए। तो आपने सवाल देखा है, सवाल ऐसा हो रहा है कि पहले व्हाट आर द कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड कौन। तो उसमें से एक होता है कि कुछ कॉज होंगे, और कुछ इसमें से एक और कॉज है कि कुछ वीक रूलर हमको मिले। तो पहले तो एक्सटर्नल वॉर हुआ करती थी कि नादिर शाह आया, हमें अब्दाली आया, तो एक्सटर्नल इन्वेजन शुरू हुआ है। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारे में इंटरनल ही कमी है। जैसे कि जब इनकी डेथ हुई 1707 में औरंगजेब की, तो उसके बाद उसका बेटा जो एल्डेस्ट सन रहता है बहादुर शाह वन, तो वो बनते हैं 1709 से 1712। ही किल हिज ब्रदर मोहम्मद आजम एंड कम बख्श इन द वॉर ऑफ सक्सेशन। तो जो उनकी वॉर ऑफ सक्सेशन होती है, जो वॉर ऑफ सक्सेशन सक्सेशन होती है, मतलब जो लड़ाई होती है, वो उसमें क्या होता है, कम बख्श को मार देते हैं और वो बन जाते हैं। बट वो सिर्फ 3 साल के लिए बनते हैं। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। नाउ उनका एक और उनके हैं जतीश जहंदर शाह, और ये 1712 से 1713 1 साल के लिए बनते हैं। और ये एबोलिश करते हैं जजिया। जजिया जजिया इल्जारा मतलब होता है, वो सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये है, तो आपको पता है एग्जाम में ये ज्यादा फोकस नहीं करना है किसने क्या इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज यहाँ के इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं। बेसिकली आई एम सेइंग सी। सो बट आपको फोकस करना है कि आपको क्या करें, क्रोनोलॉजी याद हो, कौन से राजा के बाद कौन सा राजा था। फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी नोज कि बाबर के बाद कौन आएगा, बताइए बाबर के बाद कौन आएगा? हुमायूं आएगा। हुमायूं आएगा। हुमायूं के बाद कौन आएगा? हुमायूं के बाद कौन आएगा बताइए? अकबर आएगा। अकबर के बाद कौन आएगा? सलीम आएंगे। जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन आएगा? शाहजहां आएंगे। शाहजहां के बाद कौन आएगा? कौन आएगा शाहजहां के बाद? औरंगजेब। औरंगजेब के बाद आते हैं बहादुर शाह वन, जो कि 3 साल के लिए आते हैं। देन हमारे पास जैंदर शाह और एक होता है फारूक सियार। फारूक सियार देख रहे हो, सिर्फ 6 साल के लिए आ रहे हैं। ठीक है। तो ही किल जहंदर शाह विद द हेल्प ऑफ हिज सैयद ब्रदर्स। ठीक है। एंड ऑल्सो किंग मेकर। ठीक है, सैयद ब्रदर उनके भाई थे, उनकी मदद से उन्होंने जहंदर शाह को मार दिया। लेटर सैयद ब्रदर विद द हेल्प ऑफ पेशवा जी बालाजी विश्वकर्मा डिथ्रोन ब्लाइंडेड एंड किल द फारूक सियार। देख रहे हो, अगर आप अपने भाई को मार रहे हो तो आपको भी आपका भाई मार दे, मतलब मार देगा। तो पहले उसने जयंद्र शाह को मारा, उसके बाद क्या हुआ कि उसको ही सैयद ब्रदर की मदद से, और सैयद ब्रदर ने इसको ही मार दिया। ठीक है। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के टाइम पे, विद द हेल्प ऑफ लेट इट वाज द फर्स्ट टाइम इन द मुगल हिस्ट्री दैट एन एम्पर वाज किल्ड बाय हिज नोबल्स। देख रहे हो, एम्परर भी अपने नोबल से मारे खाए हैं, तो उनकी डेथ हुई है। सो बहादुर शाह, जहांदर शाह एंड फारूक सियार, ये 3 लोग हुआ करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है। सो सब सी द ओनली रीज, कुछ अगर आप वजह पूछोगे कि क्या सर क्या वजह रही है कि जो मुगल इतना जल्दी कमजोर पड़ गए, तो उसमें एक वजह है। एक वजह यही है कि वीक क्यों पड़े हैं। तो पहले तो एक क्या होगी, फॉरेन इन्वेडर इन्वेजन शुरू हुआ। नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली आए, और वो भी आए तो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं कर पा रहे थे, बट इंटरनल भी दिक्कत है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटल नहीं रहेगी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो दिक्कत होगा। ठीक है, देखिए शॉर्टेड पीरियड में रफीउ दरजत करके कोई आ रहे हैं, वो इतना शॉर्ट आ रहे हैं कि उसी साल 6 महीने में चले जा रहे हैं, 4 महीने में। ठीक है, रफीउ दौला भी आए हैं, उसी साल आए हैं, चले गए। ठीक है। ही वॉज ओपीएम एडिक्ट। वाह, ओपीएम भी पिया जा रहा है, बढ़िया। आइए देखते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 लगातार रहे हुए हैं। ठीक है। एंड रोशन शाह वॉज द चॉइस बाय सैयद ब्रदर नाउ, बट पॉपुलरली नोन एज द मोहम्मद शाह। ठीक है। उसको मोहम्मद शाह बोलते थे। ही वॉज गिवन द टाइटल एज रंगीला बिकॉज ऑफ हिज लग्जरियस लाइफस्टाइल। बहुत लग्जरी था, रंगीला आदमी है। ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते थे मोहम्मद शाह रंगीला। आपको अगर मैं मेजर मेजर बात करूँ, तो 1707 के बाद जो होता है 1709 से लेके 1712 तक आपको है बहादुर शाह आते हैं। उसके बाद 1712 के बाद कौन आता है? ठीक है, कौन आता है देखिए यार। तो जहांदर शाह एंड देन फारूक सियार। ठीक है। जहांदर शाह आते, फिर फारूक सियार आते। तो अब देखिए, देन वी हैव अ मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला साहब बहुत ज्यादा टाइम के लिए थे, फ्रॉम 1719 टू 1748, लाइक ऑलमोस्ट 30 इयर्स। ठीक है। तो इनके बारे में और क्या बोलिएगा कि वो ही विद द हेल्प ऑफ द निजाम उल मुल्क के लिए सैयद ब्रदर, इन्होंने सैयद ब्रदर को ही मार दिया। ठीक है। सैयद ब्रदर को ही निकाल दिया।
In the 1920 in the 1724 Nizamul Mulk become the wazir and founded the independent state of हैदराबाद। तो निजाम जो, अगर आप सुना रहेगा कि निजाम जो हैदराबाद में कौन था, ये तो बहुत फेमस चीज है कि हैदराबाद में कौन थे, निजाम थे। हाँ, तो निजाम उल मुल्क जो है उन्होंने शुरू किया एंड ही फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद। In 1739, Nadir Shah invaded and defeated the Mughal in the Battle of Karnal and later Muhammad Shah was imprisoned। देख रहे हो, मोहम्मद शाह को बाद में जेल भी हो गई है। तो हमने ये देखा कि मोहम्मद शाह जो रंगीला है, मोहम्मद शाह रंगीला वो 1719 से रहे हुए। तो सब, अगर मैं बोलूं औरंगजेब के बाद कौन आया है, औरंगजेब के बाद आया कौन, कौन आया बताइए। बहादुर शाह वन, बहादुर शाह के बाद जहांगीर शाह है, जहांगीर शाह के बाद फारूक सियार आया, ठीक है। फारूक सियार के बाद आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि ज्यादा टाइम तक है, ठीक है। तो ये भी एक वजह रही है। ये और देखते हैं कौन से राजा हैं। सो अहमद शाह, पहले तो अहमद शाह थे, मतलब 1748 चार साल के लिए, 6 साल के लिए। फिर आते आलमगीर। तो आलमगीर इसलिए इम्पोर्टेंट है, आलमगीर इसलिए इम्पोर्टेंट है। सी आलमगीरी से याद है कि बुक भी है, किसी ने लिखा है आलमगीरी बुक, ठीक है, गुलामगिरी सॉरी। तो वो देखिएगा किस कौन ने लिखा, कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत फेमस बुक है, बीपीएससी ने भी इवन ये पूछा है। सो ड्यूरिंग हिज reign द बैटल ऑफ प्लेसी was fought। बहुत फेमस बैटल है। तो एक बैटल ऑफ प्लेसी है, एक बैटल ऑफ बक्सर है, ये दो याद रखना आपको। देन उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि शाहजहां, जो कि 1 साल मतलब 1 साल के लिए आते हैं, चलिए। फिर शाह आलम है, कौन है शाह आलम। वो 1759 से 1806, 1759 से 1759 से 1806। हिज रेन वो इसके लड़ाई में दो, बैटल ऑफ पानीपत हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज अ साइन एज अ रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो शाह आलम जो है इनके टाइम पे हो रहा है। ही ग्रांटेड द दीवानी टू ब्रिटिशर्स टू राइट अ कलेक्टिव रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। देख रहे हो, शाह आलम साहब ने क्या किया 1759 में, इन्होंने इन्होंने 1759 से 1806 के आसपास रहे हुए हैं। बट इन्होंने थर्ड बैटल भी लड़ा है, इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर भी लड़ा है, और ये दीवानी राइट्स भी यही दे रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर क्या हमको सारा और जितने भी रूलर है, वीक रूलर याद करना है? हाँ, मैं कहूंगा हाँ। क्यों? क्योंकि आपको यह पता रहेगा कि यूपीएससी जनरली मेंस द पेयर में पूछ सकता है कि ये मतलब ये इसके बाद कौन से, मतलब लाइक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तीन चार लोगों का नाम दे देगा। तो आलमगीर याद रखना है कि एक आलमगीर है जो प्लेसी के आसपास है, फिर शाह आलम है, उसके बाद शाह आलम है, ठीक। उसके बाद कौन है? शाह आलम। चलिए, आइए। सो नाउ विल सी कि सम लाइक फर्दर वीक रूरल्स, ठीक है। ये आपको वीक की स्पेलिंग गलत है, कमेंट मत कीजिए, हमको पता है, टीम को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ अकबर जी आते हैं, अकबर टू जो होते हैं वो 1806 से लेते हैं। फिर आपको पता है बहादुर शाह आता है जो लास्ट में रहता है 1857 तक। जफर वॉज हिज नेम, निकनेम, लास्ट मुगल रूलर जिन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में इन्वॉल्व थे। आपको एक चीज बताऊं, औरंगजेब के बाद जो आएगा वो होगा बहादुर शाह वन। और जब 1857 में खत्म होने लगेगी इनकी सब कुछ, तो वो भी होगा बहादुर शाह टू, ठीक है। और शाह के पहले, बहादुर शाह के पहले अकबर आएंगे। कौन आएंगे? अकबर। कौन आएंगे? अकबर। तो ये थोड़ा सा आपको याद रहेगा। चलिए इधर वाला बताइए मुझे। औरंगजेब है पहले, तो औरंगजेब आएगा, औरंगजेब आएगा मतलब 1707। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएंगे बहादुर शाह, मतलब वन, बहादुर शाह वन, शाह वन आएंगे। फिर कौन आएगा? जहांगीर शाह। कौन आएगा? जहांगीर। फिर कौन आएगा? फारूक सियार। कौन आएगा? फारूक। जे फारूक, शाहरुख फारूक, ओके। देन उसके बाद कौन आएंगे? उसके बाद कौन आएंगे? मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला आएंगे। रंगीला सेवन टू, रंगीला लाइक 1748 तक है, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद आते हैं अहमद शाह, फिर आलमगीर। अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम, शाह आलम, ठीक है, अहमद शाह, ठीक है। तो आपको ये कुछ वीक रूलर्स के नाम याद रखना है। वीक रूलर्स से ज्यादा याद ये जरूरी है आपको कि कौन सा राजा किसके बाद आ रहा है, तो कौन से उसने चीज में वो इन्वॉल्व था, ओके। आइए देखते हैं आगे।
तो we'll discuss some cause, like firstly we were discussing कि क्या कहते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल्स हुआ। तो डिक्लाइन ऑफ मुगल्स हुआ तो क्यों हुआ? एक तो फॉरेन इन्वेजर की वजह से, फॉरेन इन्वेजन की वजह से, जिसमें नादिर शाह और मोहम्मद वो क्या नाम बोलते हैं, अहमद शाह अब्दाली आए हैं। अगर वो लोग आए तो ठीक है, लेकिन इंटरनल कोऑर्डिनेशन की वजह से खराब हुआ है माहौल। किसकी वजह से हुआ? इंटरनल कोऑर्डिनेशन की वजह से खराब हुआ। इंटरनल कोऑर्डिनेशन की वजह से खराब हुआ। ठीक है, और अगर इंटरनल कोऑर्डिनेशन अगर खराब हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वीक थे हम लोग। हम लोग वीक है, मतलब मुगल वीक है। और अगर मुगल वीक है तो कौन सा आदमी है फटाफट आते रहेंगे? सबसे पहले कौन है बताइए? लाइक शाह वन, और लास्ट में कौन होगा? वो भी शाह टू होगा, बहादुर शाह टू होगा। इसके पहले अकबर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जहांगीर शाह आएगा, फारूक सियार आएगा, मोहम्मद शाह रंगीला आएगा, फिर आलम आलम शाह आलम आएंगे, फिर क्या बोलते हैं, शाह आलम के बाद कौन आएगा? एक सेकंड, शाह आलम के एक सॉरी, आलमगीर, फिर शाह आलम, आलमगीर शाह आलम, आलमगीर शाह आलम। ठीक है, like even I forgot so many times. सही। तो नाउ विल डिस्कस कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मुगल रूल। तो ये तो हमने कोऑर्डिनेशन देखा कि वो फॉरेन इन्वेजर हो रहा है, इंटरनल कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है क्योंकि वीक है। कुछ और अंदर के इंटरनेट, दिस इज शिफ्टिंग एलिगेंस ऑफ जमींदार। जमींदार ऑल्सो नोन एज राइस, रायास, राजा, ठाकुर एंड खुट्टर और देशमुख। तो देशमुख वगैरह जमींदार हुआ करते थे। तो इनका इनके ऊपर एलिगेंस लगने लगा, जैसे कि occupied important place in the empire because of the help in the collection of the revenue and the local administration for which they maintain the soldier। मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो सोल्जर भी मेंटेन कर रहे हैं, कौन? जमींदार लोग। ठीक है, उनके उनका क्या काम है? पैसा कलेक्ट करना। किसका काम है पैसा कलेक्ट करना? जमींदार लोग। जब जमींदार रहेगा वही तो पैसा लेगा। तो मेनी लोकल जमींदार हेल्प द नोबिलिटी, नोबल्स को मदद करते थे, जो नोबल्स होते थे, another powerful class within the empire to take the advantage of the weakness of the empire and make their own independent kingdom। तो अब दिख रहे हो कि जमींदार लोग एक मौके की फिराक में रहते कि जब सिस्टम वीक होगा, जब मुगल्स वीक होंगे, जब किंगडम वीक होगा, तब हम लोग इंडिपेंडेंट राइज कर लेंगे, इंडिपेंडेंटली राइज कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही वीक होगा, जैसे ही सिस्टम वीक होगा, जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन वीक होगी, किंगडम वीक होगा, तो वी विल ट्राई टू फोकस कि हम तुरंत अटैक कर लीजिए और हम किंगडम को कैप्चर कर सके। तो जमींदार लोग एक फोकस करके अपना जी रहे हैं जीवन। एक होता है जागीरदार। ठीक है, तो जागीरदार होते हैं, तो दिस एक्चुअली जागीरदार इज सिमिलर टू अ मनसबदारी की तरह होती है, जो कि अकबर, लाइक मुगल मिक्स सिस्टम अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। तो जागीर, मनसब और सूबेदार, ये लोग राजपूत पीपल हुआ करते थे, राजपूत। अकबर हैड अ वेल नीट ऑर्गेनाइजेशन इन ईच कैटेगरी फॉर्म अ ग्रुप ऑफ इट्स ओन, अनलाइक लेटर मुगल विच लीड टू अ जेलेसी। ठीक है, तो ये है एक चीज, शिफ्टिंग एलिगेंस टू जमींदार एंड जागीरदारी सिस्टम। ये देखिए, राइज ऑफ द रीजनल एस्पिरेशन। जो समय रीजनल एस्पिरेशंस होती है उनका राइज हो गया है। जैसे कि जाट, जैसे कि सिख, जैसे कि मराठा। तो ये लोग का पावरफुल रीजनल ग्रुप्स बनने लगे धीरे धीरे। ठीक है, रीजनल ग्रुप इनके धीरे धीरे बनने लगे। मराठा एम्स एट द फर्स्ट टू लिमिट टू महाराष्ट्र, बट लेटर दे गॉट अ लीगल सैंक्शन फ्रॉम द मुगल एम्परर फॉर कलेक्टिंग सरफेस मुखी और द चौथ टैक्स। ठीक है, वो लोग टैक्स ले, पहले उन्होंने सोचा कि हम महाराष्ट्र तक लिमिट रहेंगे, बाद उन्होंने मुगल से उन्होंने सैंक्शन पाए तो वो और भी टैक्स लेते लेते आगे आगे। बाय 1740 सक्सेडेड इन स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस गुजरात, मालवा एंड बुंदेलखंड। अगर आपको याद होगा तो गुजरात, मालवा, मालवा रीजन है, जो कि बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड आपको पता रहेगा झांसी के आसपास है। तो ये मतलब झांसी भी बुंदेलखंड के रीजन में आती है। ये सब जो होते हैं, ये भी एक यहाँ पे भी टैक्स लेने का इनको परमिशन मिल गया था। ठीक है, सो एक रीजनल एस्पिरेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा, ऐसा नहीं है, रीजनल एस्पिरेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा। देन वी हैव अ इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। नंबर ऑफ अमीर्स एंड देयर रैंक और मनसब इंक्रीज। तो जो भी अमीर्स हुआ करते थे, जो भी मतलब जो सोल्जर्स जो हेड हुआ करते थे, मनसब्स हुआ करते थे, वो इंक्रीज हो गए। तो अभी पैसा ही पैसा लगेगा ज्यादा। लिटिल लिटिल लैंड एंड दी वाज लेफ्ट टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग देम। इतना लैंड बचा ही नहीं कि वो लोग खुद में
लाइक डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। मोर मनी वॉज रिक्वायर्ड टू पे द सैलरी, ज्यादा से ज्यादा पैसा लगेगा सैलरी को पे करने के लिए, ज्यादा पैसा लगेगा। नाउ पीजेंट्री वर्क सफर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, पीजेंट्री वर्क सफर हो रहा है। द रिजल्ट वाज दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट मस्ट मच एक्सीडेड इट्स इनकम, एक्सपेंडिचर को ज्यादा बढ़ रहा है। नाउ द इकोनॉमिक एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ओनली मल्टीप्लाई एंड फॉलोइंग द डेथ ऑफ औरंगजेब। तो जो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, जो पैसे वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि औरंगजेब के जाने के बाद अब लोगों के पास उतना पैसा नहीं बचेगा ना। औरंगजेब के जाने के बाद अगर वो लोग वॉर लड़ रहे हैं, वो नादिर शाह से परेशान है, वो एक्सटर्नल से परेशान, इंटरनल कोऑर्डिनेशन में नहीं कर पा रहे, तो उतना ज्यादा वो दीज पीपल इन डिफिकल्ट। सो औरंगजेब के जाने के बाद स्टेबिलिटी वो मिल नहीं पाई, वो कभी स्टेबिलिटी जो पहले की तरह थी स्टेबिलिटी, वो उन लोगों को मिल नहीं पाई। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। तो देयर लाइक राइज ऑफ द रीजनल स्टेट, ये वाला बहुत अच्छी बात है कि जैसे ही जो मुगल्स का एक और बड़ा दिक्कत रही है कि मुगल जब ऐसा नहीं कि मुगल इतने कमजोर पड़ गए, इतने भी नहीं थे, लेकिन सक्सेसर स्टेट्स निकल आने लगे, इंडिपेंडेंट स्टेट आ गए, न्यू स्टेट आ गए, ठीक है। अभी आपने देखा कि अब वो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में भी बहुत सारे स्टेट सक्सेसर आने लगे, मतलब सक्सेसर स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट बनने लगे। तो एक वो दिक्कत हो गई। सर्वे ऑफ द रीजनल किंगडम, जो छोटे छोटे रीजनल किंगडम, जैसे उस समय हैदराबाद बना, तो हैदराबाद भी बना है। किल्च खान पॉपुलरली नोन एज निजाम उल मल्क वाज द फाउंडर ऑफ असफ जहां हाउस ऑफ द हैदराबाद। तो हाउस ऑफ हैदराबाद जो है वो किसने शुरू, मतलब वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है निजाम उल मुल्क। तो निजाम जो होते हैं वो हैदराबाद के थे। जुल्फिकार खान वाज द फर्स्ट टू कंसीव द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद, बट ही डाइड। तो जुल्फिकार खान कोशिश कर रहे थे कि हम पहले हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे, बट वो नहीं बना पाए, उनकी पहले उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। सो वो उन्होंने कोशिश की बट नहीं बन पाया, ठीक है। then the Khilji Khan discussed the Mubaris Khan because he was appointed the viceroy of Deccan, ठीक है। Khilji Khan was defeated Mubaris Khan and later killed him in the battle of Sakra ए खेड़ा। After that, Khilji Khan assumed the title of control over the Deccan. In 1725, he became the viceroy and conferred on himself the title of Asaf Jah, असफ जाह। तो वो टाइटल उन्होंने कन्फर्म किया, ठीक है। सी यू माइट बी थिंकिंग दिस थिंग्स विल कम इन द मिशन, बट मैं आपको तो उतना नहीं पूछता। केरला में भी आप देखोगे तो स्टेब्लिश मर्ताना वर्मा, स्टेब्लिश बाय द मर्तांडा वर्मा इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ केरला विद त्रिवेंकोर एयर कैपिटल। त्रिवेंकोर ही बाद में तिरुवनंतपुरम बनता है। तो इंडिपेंडेंट स्टेट वहां पे भी डेवलप हो गया। जाट हो गए अंडर द सूरजमल जाट एट पावर वर्स चिनित, तो उसकी पावर मैक्सिमम थी। जैसे कि टेरिटरी इंक्लूड द गंगा इनटू ईस्ट टू चंबल इन द साउथ, ऑल्सो इंक्लूड द सूबा ऑफ आगरा एंड मथुरा मेरठ अलीगढ़, मतलब वेस्टर्न यूपी वाला हिस्सा है। वो आप देखोगे तो जाट, जो सूरजमल जाट थे, उन्होंने कैप्चर करके रखा था। आफ्टर द सूरजमल डेथ इन 1760 द स्टेट स्प्लिट इनटू स्मॉल एरिया कंट्रोल बाय द पेटी जमींदार। जैसे सूरजमल जी की डेथ हुई, उसके बाद छोटे छोटे पेटी जमींदार थे, वो वो धीरे धीरे कब्जा कर लिए, ठीक है। आइए देखते हैं मराठा के बारे में, ठीक है। मराठा क्या कहता है, अंडर द कैपेबल लीडर ऑफ द पेशवा मराठा uprooted the Mughal authority and established their rule in मालवा एंड गुजरात। तो मालवा एंड गुजरात में उन्होंने क्या किया, उन्होंने आ, मतलब अंडर द कैपेबल लीडर ऑफ पेशवा, पेशवा मराठा जो उनके कैपेबल लीडर थे, उनके उन्होंने क्या किया, मुगल को अप्रूव कर दिया, उनको पूरा निकाल दिया, एस्टेब्लिश देयर रूल, खुद का रूल उन्होंने मराठा ने शुरू कर दिया मालवा और गुजरात में। तो अब देख रहे हो मुगल का अंत आ गया है, मुगल। Their authority was challenged by the Ahmad Shah Abdali in the Third Battle of Panipat, देख रहे हो, and they quickly recovered from the defeat and offered a challenge to the East India Company। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी उनको बहुत काफी गहरा सदमा लगा है। तो मुगल साहब देख रहे हो, मुगल लोग 1757 में भी लड़ रहे हैं बैटल ऑफ प्लेसी, देन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1767, अब देख रहे हो, फिर 1764 में
बक्सर लड़ेंगे, 70-65 में दीवानी राइट है, देख रहे हैं क्या लाइन से लड़ रहे हैं। तो आपको वॉर थोड़ा सा याद होना चाहिए, मतलब लाइक व्हाट दे आर फाइटिंग, कैसे वो फाइट कर रहे हैं। ठीक है, सो लाइक बिफोर सेइंग थैंक यू, इतना भी जल्दी नहीं कर देंगे आपको थैंक यू, बट आई एम सेइंग आपको कैसे पढ़ना है। सो लाइक इफ यू एबल टू गेट इट, ये देखते हैं। I देखते हैं। See, when you like the major agenda of the classes would be how, like how I would be discussing in the classes, हमारा क्लास कैसे चलेगा अगर हम देखेंगे। ठीक है, ये देखते हैं हमारा क्लास कैसे चलेगा। तो हाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड। सो फर्स्टली एक होगा कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको क्लास पढ़ना है, क्लास के वीडियो देखने हैं। एंड आई एम सेइंग जो भी क्लास में आपको लिखा रहा हूँ इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो जिनको पीडीएफ नहीं मिल रही है प्लीज कमेंट में कमेंट करेंगे कि उनको पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। तो कमेंट करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नाउ सेकंड थिंग वुड बी लाइक सॉल्विंग एमसीक्यू, सॉल्विंग एमसीक्यू। तो एमसीक्यू आपको सर ग्रुप में करा रहे हैं, स्मृति सर आपको बहुत सारा एमसीक्यू आपको ग्रुप में भेज रहे हैं। तो एमसीक्यू आप करते रहिए, तो आप एमसीक्यू करते रहेंगे। फिर क्या होगा, हम सीरीज चलाएंगे, इसके बाद एक पीवाईक्यू की सीरीज होगी, तो हम पीवाईक्यू भी चलाएंगे आपको। ठीक है, एक पीवाईक्यू की सीरीज होगी जिसमें हम आपको पीवाईक्यू चलाएंगे आपके ऊपर, लाइक फॉर उड़ीसा। तो वो पीवाईक्यू करना है। सी आई एम अगेन सेइंग द एग्जाम इज वेरी इजी, सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड पकड़ना है। currently like the topic we are discussing is somewhat witty, like difficult area like यूरोप, एडवेंट ऑफ द यूरोप कैसे आए हैं, नादिर शाह वगैरह कब चल रहा है, कौन किसका चल रहा है। फिर सेकंड पार्ट इज लाइक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश ने कैसे कॉन्क्वेस्ट करना शुरू किया। अब इसके बाद आता है कॉन्सोलिडेटेड पावर। तो नेक्स्ट क्लासेस इन द विल डिस्कस अबाउट द कंसोलिडेशन ऑफ द पावर ऑफ ब्रिटिश, कंसोलिडेशन ऑफ द पावर। तो ब्रिटिश ने कैसे पावर को कंसोलिडेट किया धीरे धीरे। ठीक है, तो कॉन्सोलिडेशन ऑफ पावर की बात जिक्र करेंगे। तो जैसे ही हम कॉन्सोलिडेशन ऑफ पावर की जिक्र करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, एडवेंट कर लिया, कॉन्क्वेस्ट कर लिया, इसके बाद ना आपका बहुत स्मूथ चलना शुरू करेगा, बहुत स्मूथ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी खिचड़ी आती है पढ़ने में। और कॉन्सोलिडेशन ऑफ पावर इज ऑल्सो वेरी इजी यार। देखिए क्या होगा, बेसिकली बंगाल में इन्होंने बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ये सब कर लिया। अब ये क्या, ये मद्रास में जाएंगे, तो मद्रास में तो पहले ऑलरेडी इनका था, बट मैसूर इनका नहीं था, तो यहाँ पे एंग्लो मैसूर वॉर करेंगे। एंग्लो इज वॉट ब्रिटिश, तो यहाँ पे एंग्लो मैसूर वॉर करेंगे 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे फिर वो मराठा से लड़ेंगे, एंग्लो मराठा वॉर 1 2 3। फिर यहाँ पे वो एंग्लो सिख वॉर लड़ेंगे 1 2। यहाँ पे एंग्लो अफगान वॉर लड़ेंगे, यहाँ पे एंग्लो बर्मिश वॉर लड़ेंगे, तो ऐसे ही वॉर बहुत सारे लड़ते रहेंगे। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट क्लास हम बेसिकली वॉर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वॉर। तो आपको रटना पड़ेगा कौन सा वॉर, किसने लड़ा, कैसे लड़ा, क्यों लड़ा। ठीक है, तो क्यों लड़ा का तो कंटेक्स ही नहीं है, आपका फोकस रहे कि आपको कौन सा वॉर कब कौन से ईयर में है। क्योंकि एग्जामिनर जैसे पूछ लेगा कि बैटल ऑफ जैसे चैपले वाला जो ट्रीटमेंट है वो कब मतलब एग्रीमेंट कहाँ साइन हुआ था, कैसे साइन हुआ था, पहला है कि दूसरा है। बाद में हमने लाइक वी हैव डिस्कस अबाउट कि हमने उसके बाद क्या क्लास, लाइक वी हैव डिस्कस अबाउट बैटल ऑफ बंडीवास जो 7058 से लेकर 7064 के आसपास रहा है लगभग। सो वो कितने साल का रहा है, वो कैसे रहा है। ठीक है, तो आपको वो लाइक तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कॉन्सोलिडेशन ऑफ पावर को कैसे कॉन्सोलिडेट होगा पूरा ब्रिटिश का पावर, कैसे दूसरों को हरा हरा के वो पावर को कॉन्सोलिडेट करेंगे, तो ये हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास में मतलब वो क्लास में हम पावर ऑफ कॉन्स्टलेशन की बात करेंगे। तो पावर ऑफ कॉन्स्टलेशन इज वेरी इजी टॉपिक, बट अगेन आई एम सेइंग इसके बाद जो हो गया आपके पास चैप्टर्स बहुत इजी हो जाएंगे, मतलब आई एम सेइंग, एक सेकेंड। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि आपको जब आपने कर लिया पावर ऑफ कॉन्स्टलेशन, फिर इसके बाद ना आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सोशियो कल्चरल पूछा जाएगा। तो सोशियो रिलीजियस जिसको हम बोलते हैं, कुछ रिफॉर्म्स किए जाएंगे।
तो सोशियल रिलीजियस रिफॉर्म्स होंगे, ठीक है। अगर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हो रहे हैं तो कुछ होंगे अपराइजिंग शुरू होंगे, जैसे ट्राइबल अपराइजिंग, सिविल अपराइजिंग। तो कुछ अपराइजिंग शुरू होगा, तो सिविल होगा, वो ट्राइबल होगा, ट्राइबल अपराइजिंग होगा, ठीक है। ट्राइबल अपराइजिंग शुरू होगा, सिविल अपराइजिंग शुरू होगा, तो बहुत सारा अपराइजिंग शुरू हो जाएगा। तो वो शुरू होगा। और मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन यहाँ से जनरली पूछा जाता है, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में वॉर ही पूछा जाएगा, कंसोलिडेशन ऑफ पावर का जिक्र करेंगे तो वही पूछा जाएगा बेसिकली, वरना सिर्फ वॉर चलेगा, ठीक है, वॉर चलेगा। तो आपको वॉर के रिलेटेड सवाल आएगा एग्जाम में, और आपको कंसोलिडेशन ऑफ पावर की मतलब लाइक बेसिकली चलेगा। देन सोशियो रिलीजियस और अपराइजिंग के बारे में चलेगा कि सिविल अपराइजिंग क्या है, ट्राइबल अपराइजिंग कैसा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में चल रहा है। तो ये हम करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ये दो लाइक ये बहुत ही लाइक लेंथी तो होता है टॉपिक, बट हम बहुत ही क्रिप्स नोट से शेयर करेंगे आपको, लाइक जहां जहां क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ हम वही जिक्र करेंगे, लाइक क्रिप्स क्रिप्स नोट्स की तरफ हम लोग फोकस करेंगे। क्रिप्स नोट्स नोट्स कैसा होगा, क्रिप्स रहेगा। इसके बाद हम आ जाएंगे फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस की तरफ, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। और यहाँ से हमारा धीरे धीरे स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस ये बहुत इजी है। फिर ब्रिटिश मतलब लाइक फिर स्वदेशी मूवमेंट वगैरह डिफरेंट डिफरेंट थिंग ये धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। तो विल ट्राई कि हम एक्टिवली क्लास अटेंड कर सके। आपको अपने एंड से कोशिश करना, आप वीडियो देखिए, शेयर कीजिए। सो प्लीज डू शेयर द वीडियो, लाइक प्लीज मेक श्योर कि आप जितने भी आपके उड़ीसा के दोस्त हैं, आपके उड़ीसा के दोस्त हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग, तो उनको बोलिए कि हाँ, हमारे स्वैवेज आईएएस की टीम ने आपके लिए क्रैश कोर्स शुरू किया, रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स, और सिर्फ हम फोकस करें उड़ीसा के बच्चों के लिए। सो उड़ीसा के लिए हमने शुरू किया, और आप लोग एकदम जम लगा कर कूद जाइए अब कोई पढ़ाई पे, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। तो आप हमारे साथ पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, ऐसा नहीं है कि आप कभी पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे। आप कंटिन्यू पढ़िए और कोशिश करिए कि आप कंटिन्यू क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू। प्लीज टेक केयर ऑफ योर फैमिली, मम्मी पापा का ख्याल रखिए, रिस्पेक्ट कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। और हमको किसी से भी बहस नहीं करनी है जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता। हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, दैट इज आवर सिलेक्शन, ठीक है। अपना अपनी पढ़ाई की तरफ बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, हैव अ गुड डे, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, लाइक साइनिंग ऑफ शशिधर, ओके, हैव अ गुड डे।